चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुनो, आज नील बोहर की कहानी। नील बोहर की क्या करा नील बोहर ने, नोट दे दूंगा पूरा, समझ लो, पहले सुनूंगा बस यही से, ठीक। चलो सुनी 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 खेल लेंगे। नील बोहर की बात सुनो। नील बोहर का मॉडल है, पेपर में कैसे सवाल आएगा, 5 नंबर का आया तो 5 नंबर का, नहीं तो तोड़ तोड़ का सवाल पूछते हैं, मतलब कभी 3 नंबर का आगा जरूर, कुछ ना कुछ आगा जरूर इसमें। ऐसा हो नहीं सकता नील बोहर के बारे में कुछ ना कुछ। नील बोहर वैज्ञानिक का नाम है, 1983 की बात है, देख लो। नील बोहर, नील बोहर, बोहर नहीं है, नील बोहर का परमाणु मॉडल। अच्छा, कुछ किताबों में पता क्या लिखा हुआ, परमाणु का नील बोहर मॉडल, वो भी सही है। ऐसे समझ में, नील बोहर का परमाणु मॉडल, मॉडलिंग नहीं है, मॉडल है। याद आई बात है। नील बोहर का परमाणु मॉडल क्या कह रहे हैं, सुन लो ध्यान से। सेट्टी बाबू चुप हो जाओ इधर। क्या कह रहे हैं नील बोहर, समझ लो, पेपर में कैसा सवाल आएगा, नील बोहर का परमाणु मॉडल क्या है, उसके बाद पूछेगा इसकी सीमाएं क्या है दोस्त, पहले उस समझ लो क्या बला है, समझ में यही बात है। पीछे से फिर इसके दोस्त क्या है, लिमिटेशन क्या है इसकी, दोस्त क्या है इसके, पहले बच्चों मॉडल है क्या और क्यों बनाया गया, तो समझना, सारा खेल है समझने का, ठीक। समझी समझी खेल लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या, सब्जी सब्जी नहीं, समझी समझी, सब्जी नहीं है यहाँ से। उसके बाद सवाल पूछेगा तुमसे नील बोहर का जो परमाणु मॉडल है, इसमें बीच में तो बहुत सारे सवाल पूछेगा, यानी 3-4 पन्ने आराम से भर जाएंगे तुम्हारे आराम से, प्यार के साथ, ठीक। आ जाओ, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे नील बोहर का परमाणु मॉडल है क्या, इसमें क्या लिखा गया, नोट्स में भी इस तरह लिखा हुआ नील बोहर का परमाणु मॉडल। पहली बात, ये नील बोहर का मॉडल, नील बोहर का परमाणु मॉडल आज नहीं दिया, आधुनिक मॉडल है, इसके बाद कोई मॉडल नहीं आया। आधुनिक मॉडल यही है, ये परमाणु के बारे में लास्ट जानकारी यही है, इसके बाद कोई मॉडल आया नहीं अब तक, समझ में आया बात है। तो लास्ट मॉडल था परमाणु के बारे में जानकारी जुटाने के लिए। इसमें बनाया कैसे गया, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था ना, वो ये 1913 में बनाया गया, 1913 ईस्वी में, समझ में आया बात है। 1900 2 साल बाद महात्मा गांधी आ गए थे भारत के अंदर, समझ आई बात है। बड़ा खतरनाक तौर चल रहा था इस टाइम अंग्रेजों का, तो ये अपने काम पर लगे थे, बताया तो, इंग्लिश देश में हम आजादी के लिए संघर्ष कर रहे, भागो अंग्रेजों भागो, यहाँ तो गोली मारो उनको, भागो, जय नहीं जय नहीं जय जय, अंग्रेजों में चुग्गा डाल ले बस, इसके बाद तो आजादी दे देंगे तुम्हें। 1 साल बाद प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था, पहला विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट, अंग्रेजों के साथ में लड़ाई बज रही, भागो यहाँ तो भागो भागो, महात्मा गांधी लगे हुए, लाल बहादुर शास्त्री, ये सारे जो पंडित जवाहरलाल, पूरी टीम लगी हुई, और साइंटिस्ट अपने काम पर लगे हुए, वैज्ञानिक अपने काम पर, उन्होंने मतलब है किसी तरह भाड़े में जो चल रहा है। अच्छा, भी वैज्ञानिक भारत के नहीं आते हैं। नील बोहर, कभी सोचो कि नील बोहर रामपाल का चाचा था, ऐसे नाम ही देख लो कैसा है उसका, तो नील तो भारत का नहीं है, समझे। जितनी खोज हुई सारी यूरोप में हुई, जितनी खोज हुई सारी यूरोप में हुई। तो 1913 में मॉडल प्रस्तुत करा इसने, और 1913 में मॉडल प्रस्तुत करा कब करा, जो इसने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था ना, जो रदरफोर्ड का मॉडल था, एक तो रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड बहुत अच्छा व्यक्ति था बेचारा, रदरफोर्ड था ना, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, ये रदरफोर्ड का जो क्वांटम सिद्धांत कह दो, रदरफोर्ड का क्वांटम सिद्धांत कह दो, रदरफोर्ड का मॉडल कह दो। रदरफोर्ड का जो क्वांटम सिद्धांत था, क्वांटम सिद्धांत जिन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत करा था, अल्फा प्रक्रिया नहीं पढ़ा तुमने, इसमें थोड़ा सा सुधार करा है ना, आए समझ में। नील बोहर ने इसके अंदर सुधार करा, इस मॉडल के अंदर सुधार करा, रदरफोर्ड के क्वांटम सिद्धांत के मॉडल के अंदर सुधार करा, और सुधार करने के बाद रिफॉर्म कर दिया इसके अंदर, क्या कर दिए, रिफॉर्म का मतलब सुधार कर दिया। अच्छा, सुधार कर दिया, और जैसे सुधार कर दिया इसके अंदर अपना खुद का मॉडल प्रस्तुत करा, और बहुत सारी परिकल्पनाएं दी, बहुत सारी बातें बताई, जब मैंने कहा परिकल्पनाएं दी, और मैं एक करके मैं सारी बातें समझाना चाहता हूँ तुम्हें, और ये नील बोहर का मॉडल है। आए समझ, तो जानना चाहते हो नील बोहर ने क्या क्या बताया परमाणु के बारे में, समझ आई बात, कुछ भी अलग नहीं बताया, सारी भी पीछे बात कॉपी में रखी, 1-2 बातें अलग बताई, समझ आई, जो बातें बताई वो इसका मॉडल है। चले, नील बोहर का मॉडल बहुत बड़ा मॉडल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हारे शिकंजे तो बाहर चला जाएगा, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मनुष्य के शिकंजे से बाहर चली जाएगी, एक भी चीज़, क्योंकि मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी जो जिस संसार में जो चल रहा है ना, सब उसका रचा हुआ, समझ में आई बात है, इस संसार में जो भी चल रहा है सब उसका रचा हुआ, तो कोई भी चीज़ तुम्हारे शिकंजे से बाहर नहीं जा सकती। तो नील बोहर का मॉडल भी तुम्हारे शिकंजे से बाहर जाने का 1913 के आसपास दिया, सब आधुनिक मॉडल ही हुई है, इसके बाद कोई मॉडल नहीं आया। इसके बाद मुझे तुम पर उम्मीद है बस नोबेल पुरस्कार दे लो तुम्हारा ही, समझ में आया बात है, परमाणु के बारे में जानकारी देने के लिए। सुन लो, तुम हंसे क्यों, मैं तुम्हारा नाम लूँगा इस तरह, सच में एक ज्ञानपीठ पुरस्कार चाहिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार जानते हो क्या हो, नहीं जानते, ज्ञानपीठ पुरस्कार का मतलब अच्छा काम करना, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अच्छा काम करना, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो तुम्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार तो मिलेगा नहीं, पीठ दिखाएगा जो भाग्य ना, ऐसा वाला पुरस्कार पक्का तुम्हारा। तो नील बोहर का परमाणु मॉडल था ना, ये 1913 में दिया गया, और रदरफोर्ड का जो क्वांटम सिद्धांत है उसके अंदर कर दिया गया रिफॉर्म, कर दिया गया सुधार करने के बाद अपना मॉडल प्रस्तुत कर दिया गया, और बहुत सारी परिकल्पनाएं दी।
और ये परिकल्पना हमें पढ़नी, परिकल्पना, बहुत सारी परिकल्पनाएं दी, बहुत सारी अवधारणाएं प्रस्तुत करी, बहुत सारी छोड़ी दी। एक एक करके पढ़ लेते हैं, आ जाओ समझते हैं। पता लग गया क्या क्या लिखना। पहली परिकल्पना, पहला पॉइंट समझो। पूछा गया भाई क्या है परमाणु, तो नील बोहर पता क्या कह रहा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मेरी भी सुनना उसकी भी सुनना, मतलब मैं नील बोहर ही समझ लो बस। नील बोहर पता क्या कह रहा, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है। मैंने कहा ठीक है, मेरा परमाणु का नाम सुना है। मैंने कहा बचपन तो ये पढ़ रहे, और इसे पढ़ पढ़ के सिर में दर्द होगा। वहाँ क्यों हाथ फेर रहा है, यहाँ देख। चलो जी परमाणु हो ना, चुप। सेट्टी के पास पहुंचा रहा, पता क्या कर रहा है सेट्टी, गरमाट दे रहा है। सुन लो, तो जो परमाणु हो ना, परमाणु के अंदर ना एक उसके स्थान पर उस परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, यह बात मैंने नहीं बताई, ये नील बोहर ने बताई, यही तो इसमें कहानी स्टार्ट करी। कह रहा है परमाणु के अंदर परमाणु का टोटल कुल वजन, मान लो गेंद पूरी पूरी, अगर परमाणु गेंद मान लो, ऐसे परमाणु का जो पूरा का पूरा वजन होगा उसके एक छोटे से स्थान पर केंद्रित रहता। मैंने क्या बात तो नहीं बता दी थी, चिन्ह रदरफोर्ड ने बताया, प्रभात को भी याद है उसकी बात, गजब भाई प्रभात। अंदर तो सारा खोखला है, ये सब बताया, कुछ सीधे निकल गए, कुछ मुड़ गए, ये याद है उसमें, तो और कुछ नहीं आता है। सुन लो यार, तो परमाणु इन्हें बताया जो परमाणु हो ना, परमाणु जो परमाणु बना के दिखा दो पहला पॉइंट, ये परमाणु का पूरा द्रव्यमान, परमाणु का पूरा द्रव्यमान ना उसके छोटे से स्थान पर केंद्रित रहता, और उस स्थान का नाम नाभिक हो, न्यूक्लियस हो, नाभिक हो, न्यूक्लियस हो। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान इस पे टिका रहता। मैं नहीं कह रहा, यह पहली परिकल्पना इसने बताया कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान हो एक छोटे से स्थान पर केंद्रित रहता। सुनूंगा बात में, संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से स्थान पर केंद्रित रहता, उस स्थान को नाभिक कहते हैं, और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं घूमती होती है, वृत्ताकार कक्षाएं। पूछा गया वृत्ताकार कक्षा कितनी हो, कोई काउंटिंग नहीं है, बहुत सारी। पूछा वृत्ताकार कक्षाओं में क्या हो, मगर इन वृत्ताकार कक्षाओं में ना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं इसमें। वाओ, परमाणु के अंदर। यह बात मैंने नहीं बताई, नहीं बताई मैंने, किसने बताई है, किसने, न्यूटन, नील बोहर ने। आंख खोल लें, इसके रदरफोर्ड क्वांटम सिद्धांत में सुधार कर दिया से ना, कुछ बातें उसकी एक्सेप्ट कर ली, कुछ को नकार दिया, ऐसे वजह उसे एक्सेप्ट करा से ना, तो कह रहा रदरफोर्ड सही कह रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ, और इसके अंदर ना दो कण होते हैं, एक तो प्रोटॉन हो, एक हो न्यूट्रॉन, और यही बात आज तक हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद कोई मॉडल नहीं आया। यही बात मैंने 10वीं क्लास में पढ़ाई, तो इसका मतलब 10वीं क्लास में तुम परमाणु की संरचना समझा रहा था ना, 9वीं क्लास में तुम पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थों में क्लास का पहले चैप्टर हो आया, तुमने चैप्टर का नाम ही पढ़ा, इसके अंदर कुछ नहीं पढ़ा। तो सुन लो ध्यान लगा कर अच्छे तरीके से, तो जो नाभिक है ना वो यही है, इसके अंदर वो ही है, उन्हीं तुम्हें नहीं पता, तुम वहां पढ़ाया जा रहा है, परमाणु की संरचना यही है। परमाणु के भीतर नाभिक हो, नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, बाहर वृत्ताकार कक्षाएं, उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहा। यह बात मैंने कई बार पढ़ाई तुम्हें, इसका मतलब मैं नील बोहर का मॉडल पढ़ा रहा था तुम, इसके बाद कोई मॉडल आया ही नहीं, मैंने तुम्हें महसूस भी नहीं होने दिया कैसे बेवकूफ बनाया तुम्हारा, ऐसे समझ लो। कोई दिक्कत तो नहीं है। वो कहते हैं ना किसी का ना अगर शोषण करना हो ना, इतनी आसानी के साथ शोषण करो, इतनी आसानी के साथ शोषण करो किसी महसूस ही ना हो। महिलाओं को पता कितना शोषण हो, उन्हें महसूस नहीं होता। घर में महिलाएं हैं, कहते आज तो तुम तो सत्यवान सावित्री हो, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। पता क्या, पुरुष खुद कुछ नहीं करने का, उन्हें महसूस नहीं होता। थोड़ी सी तारीफ करी, चलिए काम करो, मुझे बर्तन धो दो तो शोषण नहीं आया, पुरुष नहीं धो सकता बर्तन, पुरुष क्यों धोते बर्तन, ये शोषण नहीं, तो इसे क्या प्यार वाला शोषण, फंसाया प्यार में जाले में और चुपचाप लगा रखा रगड़ा, पूरा फर्श साफ कर रहा है। पहले बताओ, साइंस समझ में नहीं है, क्या बताया नील बोहर ने, चुप हो जाओ, 3 दिन हो छुट्टी मार दो, माथे में ही मारो फेंक, सुन ले। चलो, तो परमाणु के अंदर एक छोटा सा स्थान हो, उस स्थान पर नाभिक सारा द्रव्यमान उस स्थान पर केंद्रित रहता, इसकी चारों ओर नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं हो, ठीक, उनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हुए रहते हैं। ये बात परमाणु के बारे में जानकारी दी, पता किसने, या दी नील बोहर ने। नील बोहर यही नहीं रुका, नील बोहर को बहुत दर्द थे, आए समझ पर, बहुत बड़े दर्द थे नील बोहर में, यही नहीं रुका। नील बोहर और भी कहना चाह रहा, रुक जाओ कमीने, रुक जाओ। ये तो एक छोटी सी बात थी, अब मैं अपनी कहानी आगे सुनाता हूँ। मैं नहीं, नील बोहर क्या कह रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मैंने कहा फिर, वो वृत्ताकार मारे को नहीं घूम रहा, मैंने कहा हाँ घूम रहा है,
जो वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा हो ऐसे नहीं घूम रहा कि उसके केंद्र में गिर जाएगा ना, नाभिक के बाहर ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं जा सकता। मैंने कहा ये भी बात सही है। और यह बात वह बात तुम किसने सिखाई कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं और जो उसके जो वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता रहता है उस पर कभी केंद्र बल काम करो। भाई जी ने सिखाई थी पिछले वाले चैप्टर में, अभी केंद्र बल काम करो। जब साइकिल सवार मोड़ पर जाओ तो ऐसे मुड़ जा, धावक तोड़ो तो ऐसे मोड़ पर ऐसे मुड़ जा, ऐसे बन। और जब ये नाचर लौट लिया ऐसा कर अभी केंद्र ऐसा एक बार और क्या है, एक बार और अभी केंद्र बल फॉलो कर रही। अब पता लग गया ना, अभी केंद्र बल का मान थोड़ा सा ज्यादा हुआ, पैर नीचे गिरी और वीडियो में आ गई, फिर वायरल हो जा नहीं होता। जैसे कोई पापा की परी जा रही है साइड में, ऐसे समझ में 2-4 लड़के देखे नहीं। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि लड़के ही स्टाइल मारते हैं, ये एकदम कोरी बकवास है। लड़कियां बहुत स्टाइल मारती है, उनका किसी को महसूस नहीं होता। समझ आई बात? या लड़कियां भी कमेंट करती है, यस लड़कियों के अंदर भी सेम फीलिंग हो। समझ में आया बात? या रियलिटी बात बता रहा हूं मैं तुम्हें। लड़कियां भी एक दूसरे चलते चलते हाथ मारती है और सही भी है, सारा अधिकार तुम्हें मिला हुआ। मेरी मास्टर बढ़िया, अभी सर हमारे पक्ष की बात करना कहीं तुम्हारे पक्ष की बात हो। और मुझे सारी सच्चाई बता, मैं तो पढ़ता रहा उनके बारे में कि मतलब ऐसा मानने जा कि एक एयर नाम के दार्शनिक उन्होंने सब साफ दिखा कि एकदम कोरी बकवास है। हम लड़की के दिमाग में सेट कर दो कि जो लड़कियों की फीलिंग अलग लड़कों की फीलिंग अलग, नहीं होता। सेम फीलिंग हो लड़कियों की, बस मैं क्या कर रहे प्रदर्शित नहीं करना चाहती। समझ में आ बात है? नाभिक हो गया, क्या चल रहा है यहाँ? कौन काम करे बाहर घूमने के काम कर रखे बाहर घूमने के? रात दिन मेहनत कर, बैठ कर, कोई मना नहीं करने का। नौकरी लग गई ना तेरी, ऐसे समझ इसे पीछे छोड़ दी। सही बात है, शोषण है, ये बात सही है, मैं इससे एक्सेप्ट हूँ। मैं तेरी ही तरफ हूँ इस मामले में कि लड़कियों को बाहर घूमने की आजादी नहीं है, ऐसे समझ, लड़कों को बाहर घूमने की आजादी है। ये शोषण है एक प्रकार का, ये दिखाई देने का रम गए इसमें। इसे हम अपनी रेस्पेक्ट तो जोड़ते हैं। यूरोप में ऐसा कल्चर है, यूरोप में लड़का लड़की, समझ में आए बात? या अगर लड़की घर से बाहर नहीं निकल रही ना तो जो घर में रहती है लड़की उसे बेवकूफ मानना। तो कह रही कहाँ तो, अगर उसकी 18-20 साल किस साल उम्र हो जाना, उसका किसी से अफेयर नहीं है तो बेवकूफ बताओ। सर रियलिटी बात है क्या? आज ही बोल है क्या हो? ये तो ऐसे पीस पता कहाँ मिला? बस मेरी पत्नी थी, वो तो ऐसी थी ना, सोचो उसका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं आता तो मूर्ख शादी कर रहा था उसके साथ। एक्सपीरियंस इन्होंने, अनुभव बहुत जरूरी जिंदगी में। समझ में आया बात? ये एक्सेप्ट नहीं करते ना बिल्कुल भी। देखे ना तुम समाज के अंदर, बस किसी लड़की के साथ अफेयर था ना तो एक्सेप्ट करना भारी पड़ जा। कैसा था बस, पहले क्यों नहीं बताया? ये यूरोप में पता कैसा, 4 के साथ अफेयर था, 5 के साथ खुश हो गए। समझ में आया बात? ये यूरोपियन कल्चर और यूरोपीय समाज। चुप हो जाओ। यूरोपीय समाज में महिलाओं का जो महिला अव्वल दर्जे की अपनी पूरी पूर्ण आजादी जी रही है। समझ आई बात? पूरी पूर्ण आजादी जी रही है। हमने इतना सेट कर दिया ना, माइंड ना हमारे इतना क्रैश कर दिया गया। इन्हें बताने इनका शोषण इस तरह हो, बड़े प्यार के साथ एक्सेप्ट करो, बस मेरा पति मेरा देव। कभी पत्नी को कहा नहीं देवी मेरी यार। चलो जाओ। अरे पढ़ने के बाद ही पता लगा सब चीजें, मुझे पहले जानकारी नहीं आती इनकी। धीरे धीरे पढ़ते रहो, जानकारी होती रहे, धीरे धीरे पढ़ते रहो। जब तुम बड़ी बड़ी पढ़ाई करोगे ना तो सब चीजें तुम्हारे सामने आएगी। भूल गए नील बोर का मॉडल पढ़ रहे क्या? नील गाय के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो कहीं आ जाओ। तो नील बोर ने क्या क्या बताया? बैक करो, बैक आ जाओ। नील बोर को बताया कि इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझ में, इलेक्ट्रॉन इस तरह चक्कर लगा रहे हैं, लड़के आने से चारों चक्कर लगाओ, ऐसा समझ में। इस तरह चक्कर लगा रहे, घूम 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 घूम, ठीक ऐसा करके, ठीक है। पर बात ऐसे चक्कर लगा रहे, समझ पाए बात? मिलना कुछ नहीं, ठीक। उसके बाद चारों चक्कर लगाते रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक ऋणावेशित कण, और जो प्रोटॉन एक धनावेशित कण, और न्यूट्रॉन को कोई आवेशित नहीं है। ये बात भी नील बोर ने बता दी। ये बात बताओ, समझ में ही नहीं आई। लेकिन पता क्या बोला?
जो कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में, अगर हम उसका द्रव्यमान m मान ले उसके अंदर m किलोग्राम का वजन है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर आप मान ले, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना m मान लिया आपने, और इलेक्ट्रॉन जितनी तेज घूम रहा है उसकी चाल हमने मान ली, इलेक्ट्रॉन की जो चाल थी ना, इसकी चाल आपने मान ली, इसकी चाल v है, स्मॉल v। द्रव्यमान कितना, चाल कितनी, कोई दिक्कत नहीं है। और इलेक्ट्रॉन जितने वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है, मान लो यहाँ तक घूम रहा है, यहाँ वृत्ताकार, यहाँ केंद्र होगा, केंद्र से लेकर तल तक की दूरी त्रिज्या कहते हैं। किसी त्रिज्या इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो कितनी त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है मुझे नहीं पता, मैंने उसकी त्रिज्या r मान ली। कितनी मान ली, क्या मान ली, त्रिज्या। किसकी त्रिज्या है, इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है ना उसकी त्रिज्या है, उसकी त्रिज्या कितनी मान ली हमने, r। तो कोई दिक्कत है क्या? तीन चीज बताई मैंने तुम अभी, जो इलेक्ट्रॉन ने जो घूम रहा उसके अंदर वजन कितना, दूसरी बात बताई कितनी तेज घूम रहा है, चाल कितनी इसकी, तीसरी बताई इसकी त्रिज्या कितनी। कोई दिक्कत नहीं है, सब नोट्स में सही तरीके से लिखा हुआ, पता होना चाहिए किसकी चाल है, किसकी त्रिज्या, किसका द्रव्यमान, बात पता, दिक्कत नहीं है। कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। कहाँ, नाभिक के अंदर, नाभिक के बाहर क्या हूं कर रहा है, नाभिक में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन को, दिखाना नाभिक के बाहर घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात बताई कि इस पर ना घूमती हुई हर वस्तु पर, जो वृत्ताकार पथ पर घूम रही हो, वस्तु हो, कण हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, पापा की परी हो, आया समझ में, चाहे तुम हो, परे हो, ऐसा करके नाचरी हो, आया समझ में, किस तरह उनका स्टेप याद है, मजाक तगड़ा हो, ये सूत्र लगा उस पर, ये बल लगता उस पर, सेंटीमीटर फोर्स काम करो उस पर। चुप हो जाओ, अभी तो और दिखाऊंगा, नाचा जाओ, अभी तो रुक जाओ, एम स्क्वायर अपॉन कितना, r, समीकरण एक मान लिया, ये बल लग रहा है उस पर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ के सापेक्ष में हमने सी लगा दिया, इसका मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स किस पर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर, इतना बल लग रहा है, द्रव्यमान उसका यो, इतनी चाल तो घूम रहा है, इतनी त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूम रहा, इतना सेंटीमीटर फोर्स काम कर रहा है उस पर, ये तो बल लग ही रहा। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये प्रोटॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन में माइनस आवेश नहीं होता और इसे प्लस आवेश नहीं होता, तो जहां माइनस आवेश और प्लस आवेश हो, दो आवेश हो, उनके बीच में एक बल नहीं लगता, उसको कूलाम का बल नहीं कहते, क्या बोलते हैं सर, और कूलाम बल बोलते हैं, वो भी बल ही भाई, और कूलाम बल तो उसके बाद एफ बर, कोई दिक्कत है यहां तक, कौन सा बल कहा, कूलाम बल। अब जरा एक बात बताओ मुझे, ये नाभिक, जो नाभिक पर आवेश है ना, उस हमने मान लिया जेड है, वो कितना, जेड, जो नाभिक पर आवेश है, नाभिक पर आवेश नाभिक पर आवेश न्यूट्रॉन पता है नहीं, लेकिन नाभिक पर जो आवेश हमने टोटल मान लिया, नाभिक पर जो आवेश हमने Q1 का मान लिया जेड है, जेड, ये नाभिक पर आवेश है प्लस के जेड। अच्छा जेड क्या बोला, इसे भी समझ लो। चलो अगर हाइड्रोजन का नाभिक 1H1 तो जेड एक्स ए ऐसा प्रदर्शित करो, जो लिख रहा है ना वो जेड का मान हो, पहले नंबर पर तो वही जेड का मान हो। अगर हमने लिख दिया 2He4, इसका मतलब अवर सारणी में दूसरे नंबर पर जेड का मान हो 2। अगर हमने लिख दिया 7N और 14 लिख दिया, जेड का मान होगा 7, यानी और सारणी में 7वें नंबर पर, ये हो जेड का मतलब, आया समझ लो, बुझा रही बात यार। जेड का मतलब परमाणु क्रमांक, कौन से नंबर पर, नहीं समझ में आया ना परमाणु क्रमांक, तो इसका मतलब कौन से नंबर पर अवर सारणी में, दो आया तो दूसरे नंबर पर, पहला आया पहले नंबर पर, तो जेड नंबर पर। तो जो नाभिक है ना, ये किसका नाभिक है, अच्छा अगर ये हाइड्रोजन का नाभिक है तो जेड का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ये हीलियम का नाभिक है तो यहाँ जेड का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लिथियम का नाभिक है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बुझा रही बात, बुझा रही, ठीक। जेड का मतलब समझ में आया, नाभिक पावेश होगा तो नाभिक पावेश कह दो, चाहे प्रोटॉन पावेश कह दो, उसके बाद इलेक्ट्रॉन पावेश हो तो इन जो इलेक्ट्रॉन उसको Q2 का मान लिया, Q2 U2 नहीं Q2 आया समझ, उस हमने मान लिया E, कितना मान लिया, एक योरा, कितने आवेशों के, 2, और 2 आवेशों के बीच में कौन सा बल लगा, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है ना बता दो, माइनस, प्रोटॉन पर तो दोनों, जहां एक इलेक्ट्रॉन माइनस आवेश है प्लस आवेश है, उसके बीच में आकर्षण बल नहीं लगता। क्यों भूल गए तुम, भूल गए रे हर बात, आगे किस तरह था तो पता नहीं, अच्छा आते इस तरह गाने, कोई बात नहीं, सीखूंगा मैं। अब पता लग रहा है पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखो कूलाम बल, बाबू इधर देख लो, कूलाम बल का सूत्र, इसे भी हम एफसी लिखो, कूलाम बल लिख दो। सेंटीपिटल फोर्स नहीं है, वो भी केंद्र बल है, ये कूलाम बल है, और 2 आवेशों के बीच में लगा जो बल, 2 बल लग रहे हैं यहाँ से, ठीक है। Q1 इंटू Q2 कितना, Q2 अपॉन में कितना, R²,
ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं। अच्छा, जो काम लड़के लड़की नहीं कर रहे, कर रही आज कर। चलो तुझे किस तरह बता, तो यही बोल रहा है, फीलिंग समझ रहा बराबर। 1/4πε0 इंटू क्यून का मान जेडी, झाड़ी नहीं जेडी, में कितना आर स्क्वायर। चुप, कोई दिक्कत यहां तक? ये कौन सा फोर्स है? सेंटीपिटल फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? कौन सा? अभिकेंद्र बल, कूलम्ब बल। ये कौन सा बल है ऊपर? ये कौन सा बल है? बल बराबर बल बराबर बल तो बल हो, दो बल लग रहे हैं, अरे दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, यानी इसका मान बराबर रख सकम। यस, इसका मान बराबर रख सक। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व, बताओ दोनों में क्या क्या चीज बराबर है? यहाँ भी आपका मान है, यहाँ भी आपका मान है, फलाना चीज फलाने के बराबर हो जाएगी। ऐसा दिखाई देगा, m अपॉन बराबर 4πε0 इंटू ZE स्क्वायर। देखो ई की में गुणा कर दो, ई स्क्वायर नहीं जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? यार स्क्वायर, ठीक है, यार स्क्वायर होगा। तो दिक्कत नहीं तक आर। अब ऐसा नहीं करिए काट दिया बस, यही बात बताई थी उसने, कहा था कि अभिकेंद्र बल ना कूलम्ब बल को प्रति संतुलित करने का काम करता, इतना बल इसके बराबर हो। मैंने कहा ठीक, इतनी परिकल्पना दी थी, पहली परिकल्पना नोट्स में भी लिखा हुआ इस तरह ही, कन्फ्यूजन हो जाइए। एक भी लाइन ऐसी दिखाई दे ना जिसे तुम रटना पड़ रहा है, तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी 9927 32 34 अग। अच्छा 28, फिर तो ठीक है। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? वो दिक्कत है अंदर, रटे बंदा। ठीक, अब हम क्या करेंगे? ये तो पहली परिकल्पना थी, उम्मीद करता हूँ पहली परिकल्पना समझ में आ गई होगी। अब समझ में तो आएगी नहीं आएगी, वो तो तब पता लगा ना जब मैं सुन को देखूंगा। क्यों जी? क्यों प्रभात भाई, बहुत दिन हो गए, डेमो ले लिया जा। ठीक है, अगर समझ। पहले नंबर पर क्या बात बताई? नील बोहर थे, 1913 में अपना मॉडल प्रस्तुत कर दिया। क्या कह रहे? उन्होंने रदरफोर्ड के क्वांटम सिद्धांत को सुधार कर दिया। ये बताना मुझे जी भाई जी, उन्होंने रदरफोर्ड के क्वांटम सिद्धांत को सुधार कर दिया। सुधार करने के बाद अपना मॉडल प्रस्तुत कर दिया 1913 में, और बहुत सारी परिकल्पनाएं थी। और पहली परिकल्पना यहाँ थी कि जो परमाणु हो ना, उनका मानना था परमाणु के जो पूरा का पूरा द्रव्यमान है, या परमाणु का जो पूरा का पूरा भार है, उसके एक छोटे से स्थान पर केंद्रित रहता है। उस स्थान को हम ना नाभिक कहते हैं। और जो नाभिक हो ना भाई जी, उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं, मैं नहीं कह रहा हूँ, नील बोहर ने कही थी, उस चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं हो, उसमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहता। और जो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता ना, उससे जो अभिकेंद्र बल प्राप्त हो, इलेक्ट्रॉन को घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को जो अभिकेंद्र बल प्राप्त हो, वो कूलम्ब बल से प्राप्त हो। और अभिकेंद्र बल और कूलम्ब बल बराबर रख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ से प्रोसेस चलेगा, यहाँ से सारा प्रोसेस चलेगा, और फिर वहाँ तक लिख देंगे। नील बोहर के परमाणु मंडल के अंदर पहली परिकल्पना है थी। दूसरी बात पता नहीं क्या बताई होगी इसने। दूसरी बात जानना चाहते हो क्या बताई? कौन सी बात? अच्छा, एक बात और बताई, कह रहा है इलेक्ट्रॉन ना, दूसरी परिकल्पना समझो, दूसरी परिकल्पना ये सुनो तुम सब, दोनों परिकल्पना एक साथ सुनूंगा। ओ भेड़ से इधर देख ले, क्यों कहते हैं इलेक्ट्रॉन ना, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ चारों वृत्ताकार कक्षाओं में घूम रहे, ये सभी कक्षाओं में नहीं घूमते। मैंने कहा क्या क्या क्या, दोबारा बताइए। मैं कह रहा इलेक्ट्रॉन ना, चुप हो जाओ, एक्टिंग में जा सको वैसे थोड़ा है ना, ऐसे पूरा मेरी बढ़िया मेरी तो स्टार 10 में 10 स्टार। जाओ सुन लो, ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो सारी कक्षाओं में नहीं घूमते। दो इलेक्ट्रॉन सारी कक्षाओं में नहीं घूमते, कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन सारी कक्षाओं में नहीं घूमते, कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। बात समझ में आई है? इलेक्ट्रॉन सारी कक्षाओं में नहीं घूमते, कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। और उन निश्चित कक्षाओं को कक्षा नहीं कहते, स्टेबल ऑर्बिट्स कहते हैं। स्टेबल ऑर्बिट्स हिंदी में भाई प्लीज हिंदी में अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सारी कक्षाओं में नहीं घूम रहा, कुछ निश्चित कक्षाओं में घूम रहा। बात समझ में आई? बात है ऐसी चारों तरफ रोज चक्कर नहीं लगा रहे, कुछ निश्चित दिन चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे बने जैसे शनिवार का दिन हो, लंच में छुट्टी है, मामला कर ठीक, इतना तो एंटरटेनमेंट बने। क्यों भाई प्रिंस? आधी ग्यारह वहीं चलेगी। निश्चित कक्षाओं में नहीं, इन्होंने सारी कक्षाओं में चक्कर लगाया है। बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रॉन ना, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात उसने बताई
किसने बताया? नील बोहर ने। नुकरा इलेक्ट्रॉन ना नाभिक के चारों ओर सभी वृत्ताकार कक्षाओं में नहीं घूमते, कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। इन कक्षाओं को इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूमते, सभी कक्षा में नहीं घूमते, कक्षा में नहीं चक्कर मारते। कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। अच्छा, कुछ निश्चित ऑर्बिट्स में घूमते हैं, जिन्हें बोलते हैं अस्थायी कक्षाएं। अस्थायी कक्षा बोलते हैं। अभी इतनी ही बात पर नहीं रुका हो, अभी दूसरी परिकल्पना पूरी नहीं हुई। नुकरा जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसका कोणीय संवेग, ये क्या बोला, क्या क्या बोलते रहते हो आप, दूर दूर दूर। नुकरा जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वृत्ताकार कक्षा में, सुनूंगा सेम लाइन सुनूंगा, सेम सीन वापस चाहिए मुझे, जितना मैंने तुम्हें बताया। समझ की बात? क्या कहा, क्या कहा, क्या दोबारा बता, मैंने क्या कहा तुम्हें? हम कह रहे जो इलेक्ट्रॉन है ना सभी कक्षाओं में नहीं घूमते, कुछ निश्चित कक्षाओं में। इन निश्चित कक्षाओं को अस्थायी कक्षा कहते हैं। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का, यस h/2 का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज अभी समझाएंगे इस बात को, यानी n × h/2 होता है। ये क्या? कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, कोणीय लिखना ही इतना बस, ज्यादा बड़ी हाई तो बनी है। कोणीय संवेग जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना उसका कोणीय संवेग, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज। और n का मान यहां रख सकते हैं, n का मान रख सकते हैं 1 2 3 आए तो याद आएगी बात। यार दिक्कत है तक n का मान 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत है तक। जब हम रख देंगे इसमें n का नाम हो क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वार्टर नहीं है, क्वांटम, क्वांटम संख्या। कोई दिक्कत? लास्ट बार में दूसरी परिकल्पना बता रहा हूँ, लास्ट बार बता रहा हूँ, फिर सुनने का नंबर आ लिया। इस बार तो पक्का सुनो, ठीक? और नहीं सुना है ना फिर पहले तब तक जाऊंगा बाहर, फिर एक पैक मार खाऊंगा, फिर चलता हूँ। राजेश की तरह पीछे 4 चैप्टर बता क्या था? चलो, इलेक्ट्रॉन ना सारी कक्षाओं में घूमो, सारी कक्षाओं में, सभी कक्षाओं में निश्चित। अच्छा, उन कक्षाओं को ना शशि कक्षा कहते हैं, सही कक्षा कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा ना उसका कोणीय संवेग m का h/2 का पूर्ण गुणज होता है। h/2 का यही लिख देंगे, h/2 का पूर्ण, जहां n का नाम क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। इतना ही लिखना, यस इतना ही लिखना। एक बार नहीं नहीं, इनका पद कैसे छीन ली तू? अब तीसरी परिकल्पना, नील बोहर ने तीसरी बात क्या बताई? कह रहे जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा, क्या नाभिक भी घूम रहा? इलेक्ट्रॉन तो घूम ही रहा हो, क्या नाभिक भी घूम रहा है? क्या बस घूमो बना कई संडे दिन थोड़ा ये घूमने निकलनी मार्केट इधर। अब चुप हो जाओ, अब मैं मजाक करता हूँ, मजाक भी नहीं कर सकूँ क्या? इससे तो मैं एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, कैसे है तुम यार? सुन लो, चुप हो जाओ। तीसरा पॉइंट ये हो, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा ना, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो भार इतना कम है कि नाभिक की तुलना में बहुत कम है। ऐसा कह सकते हो दूसरी भाषा में, नाभिक बहुत भारी। समझ नहीं बात है? ऐसा इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का, ऐसे ये तो आसान भाषा होगी। अरे भाई मैं हूँ, मेरी वाइफ आई जो वह 1 क्विंटल की, कितने की? कितने खुश हो रहे हैं? दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने पूरा मजा हुआ ना, कितने खुश हो रहे हैं? बस क्या सुपर आपको समझ में आया बात है? 1 क्विंटल की मेरी वाइफ, आया समझ में? आज शादी हुई, अगले दिन मर गई, ठीक है? तो बाद में जाकर बताया कैंसर था, कैंसर था। चुप हो जाओ। तो मैं ऐसे कैसे, देखो दोनों तुलना कैसे करेंगे? 1 क्विंटल की, मेरे में 70 किलो वजन है कुल मान लो, और इसमें कितना वजन? चुप हो जाओ,
इसमें क्विंटल वजन हो रहा बुरा हो बुरा, समझ में आया बात या? तो मैं तो उसके सामने नगण्य ही ना। दो तरीके, इस बात को हम दो तरीके कह सक, एक तो ऐसे कह सक मेरी वाइफ बहुत भारी, या इस बात को हम दूसरी तरीके कह सक मैं उसके सामने बहुत हल्का। ये तो मतलब यहाँ क्या जुगाड़, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का, या दूसरी भाषा में कह दो नाभिक बहुत भारी। ऐसे समझ, कैसे कह सक नाभिक की तुलना में इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का, या ऐसे कह सक इलेक्ट्रॉन की तुलना में नाभिक बहुत भारी। बात समझ में आई? अरे अब भी समझ में नहीं आई ना, तो फिर तो नाली नाली जानो क्या, नाली चुल्लू नहीं नाली। ये बात समझ में आई? तीसरे पॉइंट में यही बात इलेक्ट्रॉन नाभिक की तुलना में बहुत भारी, इलेक्ट्रॉन नाभिक इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत भारी। नाभिक है ना, जो नाभिक बहुत भारी, भारी किसकी तुलना में, किसकी तुलना में, इलेक्ट्रॉन की तुलना में। इसलिए जो नाभिक है ना, नाभिक इसकी गति नगण्य है, गति नहीं करने का, इसकी गति कैसी नगण्य है, घूमता नहीं हो, केवल इलेक्ट्रॉन घूमता। हल्की चीज जल्दी उड़ेगा, कहीं भी चल देगा, इसलिए जो कम वजन वाला इंसान तेज दौड़ता। ये तो खास बात है, कम वजन वाला इंसान तेज दौड़ता। कारण क्या है कि ये क्योंकि उसकी तुलना में वो हल्का हो। समझ में आया बात है? इसका वजन ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत कम हो नाभिक की तुलना में। ये बात बुझा रही, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, तो ये खास बात है। कितनी परिकल्पनाएं होगी? पता लग गया नाभिक क्यों नहीं घूमता। नाभिक क्या है? भारी। इलेक्ट्रॉन क्या है? हड़वा। याद रहेगी बात है, इलेक्ट्रॉन हड़वा और जो नाभिक क्या है? भारी। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो हो ना नाभिक, वो घूम नहीं पाता। बात समझ में आई? कितनी परिकल्पनाएं होगी? चौथी परिकल्पना बड़ी काम की, दिमाग लगा कर समझना। समझ में आया बात क्या? इस डायग्राम को मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। चलो यही समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैंने नीचे तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ा दिया ना, ताप बढ़ा दिया, ऊर्जा दे दी, ताप बढ़ाने का मतलब एनर्जी दे दी मैंने। ये परमाणु पूरा का पूरा, परमाणु में बाहर से ऊर्जा दे दी। देखो नाभिक को नहीं दी ऊर्जा, परमाणु को दी ऊर्जा। और ऊर्जा कैसे देंगे? टेम्परेचर दे दो, परमाणु को गर्म कर दो। लिथियम का नाम सुना? लिथियम का, ये लिथियम इसके अंदर प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता। अच्छा समझ, होता नहीं इस तरह। जैसे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता ना, जैसे तुम इसे एनर्जी दोगे, एनर्जी दोगे लिथियम। जितने तुम्हारे फोन में बैटरी पड़ी हुई ना, सारी लिथियम की बनेगी। यस, ये भी तो फोन का काम कर रहा है। और जैसे तुम इसे एनर्जी दोगे ना, ऊर्जा दोगे, बाहर से ऊर्जा दोगे, लिथियम के परमाणु को बाहर से ऊर्जा दोगे, तो ऊर्जा देने पर पता क्या होगा? इस ऊर्जा देने पर ये इलेक्ट्रॉन कूद को बाहर भाग जाएगा, ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा, ऐसे निकलना स्टार्ट कर देगा। और जब इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर देगा तो क्या प्रवाहित होनी स्टार्ट हो जाएगा। आए समझ में? जब तो बैटरी के चलिए तुम्हारा फोन चल रहा, जब तो इलेक्ट्रिक बैटरी के जरिए गाड़ी चल रही, धारा प्रवाहित चल रही। क्या हो, जी किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा देते हैं ना, तो उसके इलेक्ट्रॉन नीचली कक्षा में ऊपरली कक्षा में पहुंच जा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो गए। और जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो गए, बाहर से ऊर्जा मिलेगी। अब तो बैटरी को चार्ज नहीं करना पड़ता, ये फोन चार्ज करना पड़ा नहीं। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ना, हम बैटरी चार्ज क्यों करना पड़ रहा है? चार्जिंग लगाया, चार्जिंग लगाने में क्या होगा? बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं सर। अब बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं अंदर बैटरी किसकी बनी हुई? लिथियम परमाणु की। लिथियम परमाणु का तो लिथियम नाभिक क्या दो, लिथियम परमाणु की बनी हुई। जब लिथियम परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन होंगे चार्जिंग हटा लोगे, चार्जिंग हटाने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन फिर चलना स्टार्ट कर देंगे। जब चलना स्टार्ट कर देंगे तो धारा प्रवाहित हो जाएगी। आज समझ, एक छोटी सी चीज़ में कितना कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। बात समझ में आई है? तो इलेक्ट्रॉन को तुम बाहर, परमाणु को बाहर से ऊर्जा दोगे तो इलेक्ट्रॉन नीचे कक्षा में छोड़कर ऊपर की कक्षा में चलेगा। आया समझ में? इलेक्ट्रॉन जो हो ना, नीचे की कक्षा में छोड़कर ऊपर की कक्षा में चले। मैं नहीं कह रहा, बोहर ने बताइए बात, बहुत अच्छा मॉडल है, अच्छा है। नहीं तो मैं बना रहा हूँ, मैं इंटरटेनमेंट कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, मजाक कर करके बना रहा हूँ। समझ में आई बात? है कोई दिक्कत यहाँ तक? इलेक्ट्रॉन नीचे की कक्षाओं को छोड़ देंगे, और जिन कक्षाओं को छोड़कर ऊपर की कक्षा में चले जाएंगे ना, तो उन कक्षाओं को हम उत्तेजित कक्षा कहते हैं, उत्तेजित कक्षाएं। ऐसे समझ में? उन कक्षाओं में चले जाएगा, इलेक्ट्रॉन फिर नीचे जाएगा, जब धीरे धीरे बैटरी चार्ज हो जाएगी, बैटरी डाउन होने स्टार्ट हो जाएगी। समझ गए तुम? ये तो लिथियम का मैंने उदाहरण दिया तुम, समझ गए? आने वाले टाइम पे भारत के अंदर लिथियम की बहुत बड़ी मात्रा में कमी होने वाली। हर चीज़ में इलेक्ट्रिक बनाते चले जा रहे हैं। बैटरी जिस चीज़ की बनाओ तुम्हारे पास है नहीं। हाँ, लिथियम की लिथियम आयन बैटरी बोल रहे हो तुम, कह रहे हर चीज़ इलेक्ट्रिक बना दो, प्रदूषण मुक्त कर दो भारत को। कर दिया, जाओ कर दिया। अब इतने इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर आओगे तुम, उसमें बैटरी चाहिए होगी। अब बैटरी चाहिए तो फिर बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। अब बिजली बनाई जा, माने कोयले से सारी 60% बिजली, 60% 66% बिजली कोयले तो बनाई जा।
और कोयले से बिजली बनाना प्रदूषण। इसका मतलब हम ना इलेक्ट्रिक बाइक यूज भी कर दी ना, एक शहर के अंदर में इलेक्ट्रिक बाइक यूज कर दी, तो तुमने एक शहर का प्रदूषण तो साफ कर दिया, दूसरे शहर में तो कहीं प्रदूषण हो रहा होगा, क्योंकि वो अभी तो बिजली से चार्ज होगी और बिजली बनाने के लिए कोयले की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा बिजली फूकनी पड़ेगी, तो दिमाग नहीं यूज करते लोग। समझ नहीं बात है। तो हम ऐसी ऐसी चीजें पढ़ने मौका मिला मुझे कि ऐसी चीजों को विश्लेषण करना पड़े, कौन सी चीज सही कौन सी चीज गलत है, और यहाँ जो सरकार काम कर रही है इसमें गलत है। तुम्हारी समझ में आया क्या बात हो रही है भाई? सरकार ने कहा कि मैंने रोड की साइड साफ कर दिया, सब इलेक्ट्रिक बाइक का साफ होगा, तो उसको चार्ज भी तो होगी किस्त, बिजली से चार्ज होगी, बिजली ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और बिजली ज्यादा पड़ेगी, बिजली जहां बनाई जाएगी वहां ज्यादा कोयला फूका जाएगा। तो तुमने एक शहर का तो प्रदूषण साफ कर दिया, प्रदूषण को ट्रांसफर कर दिया, प्रदूषण को खत्म नहीं करा, प्रदूषण को ट्रांसफर कर दिया मैंने। बुझा रही बात? अब हम क्या बात कर रहे हैं, ये लिथियम आयन जो बैटरी हो, कमी हमारे पास इसकी बहुत बुरी। हमने कंपनी बनाई इसके नाम की काबिल कंपनी, KABIL, खनिज इंडिया विदेश लिमिटेड, काम नहीं कर पा रही पूरी तरह लिथियम आयन। तो आने वाले टाइम पर 4 साल 50 साल बस इतना ही चलेगा काम इसका, सब खत्म हो जाएंगे फिर ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चलाने के लिए लिथियम चाहिए, और लिथियम के भंडार पृथ्वी में बहुत अधिक मात्रा में हमारे यहाँ पाए जाते। और लिथियम एक प्रकार का ऐसा परमाणु, उसके परमाणु को अगर तुमने ऊर्जा दी तुरंत निकल कर भाग जाएगा और तेजी के साथ भागेगा। कुछ ऐसे परमाणु हो जिन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और अधिक एनर्जी चाहिए, लेकिन लिथियम को इसलिए प्रयोग करम, लिथियम का जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ने जल्दी भाग जा, लिथियम का जो इलेक्ट्रॉन है जल्दी उतर कर भाग जा, इसलिए हम लिथियम को ही प्रयोग करा बैटरी में। बात समझ में आ रही? सब केमिस्ट्री फिजिक्स का यूज है। तो नाभिक तीसरी पॉइंट तो समझ में आएगा। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट यही है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जब हम परमाणु को बाहर से ऊर्जा दोगे, चौथा पॉइंट ये आपका परमाणु रहा, ठीक, आप इसे बाहर से एनर्जी दे रहे नाभिक आपका, इसकी चारों वृत्ताकार कक्षाएं हैं, इसमें तो जो इलेक्ट्रॉन है ना ऊपर की कक्षा में भाग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उठेंगे ऊपर की कक्षा में भाग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उठेंगे ऊपर की कक्षा में भाग जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन नीचे की कक्षा को छोड़कर ऊपर की कक्षा में चले जाएंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन की इस अवस्था को बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ चुका, ऐसा जैसे 12वीं क्लास के बाद वो बच्चा पास कर चुका, पास कर ना वो ऊपर की कक्षा में भाग गया और एडमिशन ले लिया धनौरी में, ऐसे बच्चों ऊपर की कक्षा में बोल लेंगे ना, जब एडमिशन लेंगे तो बोल लेंगे आस्की की अवस्था में चला गया वो। हाँ, ऐसी अवस्था को बोलते हैं आस्की की अवस्था, मेरी भाषा में आस्की की अवस्था बोल लोगे, उत्तेजित हो जाओगे पूरा, हार्मोन के शरीर में रासायनिक परिवर्तन हो गए, 4-5 लड़कियों से मिलेगा, ये लड़की उससे मिलेगी, सेल्फी खींचेगी, बस यही चल रहा है। और अपने आप को इतनी बड़ी महान वैज्ञानिक मान लेंगे, सेल्फी खींच जाना बहुत बड़ा काम कर दिया सर, अब वैल्यू कुछ है नहीं। और 2-4 लोगों को देख बार देखा, कितनों ने देखा, देखो तो कितनों ने देखा, देख लिया, पता लग गया मम्मी मुझे 16 की मिल गए, उस दिन रोटी खाना बंद, 16 की में रोटी खाना बंद होगा। तुम तो नहीं आए थे, फोन ही नहीं देते घर वाले ठीक करा नहीं देते। चलो इधर देख लो, बात ठीक नशा तो नहीं करता कभी सुनो, इस बार तेरा ही नंबर है। इलेक्ट्रॉन जब परमाणु को तुम बाहर से ऊर्जा दोगे तो बाहर से ऊर्जा देने बना इलेक्ट्रॉन का दर्द मानेंगे, इलेक्ट्रॉन नीचे कक्षा को छोड़ कर ऊपर चले जाएंगे, ये नहीं बताना। इलेक्ट्रॉन नीचे की कक्षा को छोड़, जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन ना नीचे की कक्षा को छोड़कर ऊपर की कक्षा में चले जाते हैं, आए समझ में। और जब चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन की इस अवस्था को कहते हैं इलेक्ट्रॉन हो चुका उत्तेजित, इलेक्ट्रॉन की इस अवस्था को बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। 12वीं क्लास पार कर बच्चे धनौरी के स्कूल में जाकर कॉलेज में तेजवीर के स्कूल में ऊपर बैठते हैं, आज खाली रूम में, समझ में आई बात है। तो इस अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं? आस्की की अवस्था। खुले हम बोलो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई बात है। ये बात बताओ समझ में आई नहीं आ रही, बुझा रही बात? या उसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन ऊपर की कक्षा में 10 की घात माइनस 8 सेकंड ठहरेगा, फिर नीचे जाएगा, कुछ देर ठहरेंगे, उनकी जिंदगी 2-4 साल की बस। जो तेजी स्कूल में बैठे हुए ऊपर छत पर रूम बंद कर दो, ऐसे बाबू सोना के साथ बैठे हाथ मार डालोगे, बस तेरे बिना कुछ नहीं जिंदगी। कितने 10 की घात माइनस 8 सेकंड ठहरेगा ऊपर की अवस्था में, फिर नीचे जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर जाएगा फिर नीचे जाएगा, फिर जाएगा फिर नीचे जाएगा, चल तो रहा, जब तो धारा प्रवाहित हो रही। बुझा रही बात? कोई दिक्कत नहीं है। कितनी देर ठहरेगा? और मैं 2-4 साल बस, उसके बाद तो कुछ नहीं। उसके बाद तो लड़की की शादी हो जा पे
हो गया सही? बाद में जाके पता चला उसे भी काट दिया जिसके साथ मैटर था। और 1 साल बाद बच्चा लेगा, नहीं पता क्या बोल ली, दिख दिख तेरी मम्मा कैसे, देख। और पता भी पड़ोस में चल के आ रहा था, पड़ोस में चल के आ रहा था, देख देख तेरी मम्मा कैसे, देख बिल्कुल तेरे जैसे, बिल्कुल देख। और जिसकी उसके बेचारे दिल में पता नहीं क्या बीती रही होगी। चुपचाप बैठ जाओ, मेरे भाई जी ने सब काम कर रखे, बदतमीज कहीं। ये बात बता, समझ में ही नहीं आई, कोई दिक्कत? पता लगा पर बात कितनी देर चक्कर मारेंगे? 2-3 साल, 10⁻⁸ सेकंड तक ठहरेगा, फिर नीचे चल जाएगा। अब दिक्कत ये नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन जागा ना तो वो छोड़ देगा एक विकिरण, रास्ता बढ़ा देगा, एक पूरा का पूरा रास्ता छाप छोड़ देगा वो। मान लो कोई लड़का था, धनौरी आ रहा था, जा रहा था, वो अपनी छाप छोड़ देगा, ठीक है। लोग फिर याद रखेंगे इस 10-5 साल बाद इसे याद रखेंगे, इसमें एक प्रिंस नाम का लड़का था, 11वीं क्लास में एक लड़की थी, फलाने की थी था। सबाना रुखसाना नाम था उसका, जो भी होगा। अब कुछ भी हो यार, सुन लो, चुप। उसके साथ फिर खुदाई करके देखेंगे, खुदाई करेंगे ना, एनआईसी जब दब जाएगा, एनआईसी खुदाई करेंगे तो याद अभिलेख प्राप्त हो गया, लेकिन तो छाप छोड़ दी, इस रास्ते को जाकर था। इलेक्ट्रॉन ने छाप छोड़ दी, इलेक्ट्रॉन ने ना, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा था तो वो ना एक विकिरण उत्सर्जित करता हुआ जाता, विकिरण रास्ता बना देता उस तरह, इस तरह का। ऐसे इलेक्ट्रॉन जब जा रहा था, एक नहीं गया होगा इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन गए होंगे, बहुत सारे, कितने? और ऐसे चलेंगे, ऐसे गए होंगे, ऐसे करके, ऐसे करके, ये ऐसे करके नचे ना बैठ के, तेरी अखियों। इसी सीन में बिल्कुल समझ में आ पाती है, तेरा प्यार, ठीक। तुम्हें पता, एक से तो चढ़ जा लू, ये और चट्टी जैसे मिलना ना, चट्टी खेलना नचेगा डीजे पे, कोई आ नहीं सकता, इतना कूदेगा, इतना कूदेगा, इतना मनसा देवी के मंदिर नहीं कूदते। अगर कोई डीजे पे चढ़ भी जा, जिस पर डांस नहीं आता ना, पता क्या कर, एक काम करा, कूदना शुरू कर दो, सारे भाग जाके। एक काम करो, जितना बताया ना इतना हल्का कर नोट कर लो, दिमाग काम करेगा। चौथा पॉइंट भी और समझा रहा आगे। चलो भाई देखो, यहाँ तक मेरा सवाल पूछा, ये तो नील बोर का परमाणु मॉडल था। अब ऐसी परिकल्पना पूछी जाए ना तो यहाँ तक लिखनी, चौथे नंबर की देख लो, चौथे नंबर की समझाने जा रहा हूँ। चौथे नंबर की मैंने पहले समझा भी दी, दोबारा फिर समझा रहा हूँ। जब इलेक्ट्रॉन ना परमाणु को बाहर से ऊर्जा दोगे, इलेक्ट्रॉन नीचे की कक्षा तो ऊपर की कक्षा में चले जाएंगे, फिर उसके बाद 10⁻⁸ सेकंड तक ठहरेगा, फिर नीचे चला जाएगा और एक ही विकिरण उत्सर्जित करेगा। ऐसे ऐसे विकिरण छोड़ देगा, एक नहीं बहुत सारे विकिरण, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो बहुत सारे विकिरण होंगे। बात समझ में आई है? कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसे ऐसे विकिरण ना छोड़ता चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे विकिरण छोड़ता चला जाएगा। और इन विकिरणों को ना विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। वो बाद में बताऊंगा क्या क्या क्या, क्या नाम रख रखा है। पहले ही बताओ, ऐसी विकिरण छोड़ देता इलेक्ट्रॉन जैसे जाएगा तो इस तरह की विकिरण छोड़ देगा, छाप छोड़ देगा अपनी, ठीक, जोड़ी छाप नहीं, छाप छोड़ देगा, ठीक। कोई दिक्कत? अब इलेक्ट्रॉनों का नीचे कक्षा तो जा रहा, तो मान लो पहले वाली कक्षा, उसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E1 का मतलब पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा थी E1। जो पहली कक्षा में था ना, इलेक्ट्रॉन की उसकी ऊर्जा थी पता कितनी? E1। और जो ऊपर की कक्षा में चला गया ना, उसकी ऊर्जा कुछ बदल गई, उसकी मैंने मान ली E2, T2 नहीं E2 अलग होगी। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अलग होगी और दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो जिसमें गया हो उसकी ऊर्जा अलग होगी। आए समझ में? तो दोनों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अलग अलग होगी। मान लो जो वो लास्ट वाली कक्षा में पहुंचा तो बहुत एनर्जी मिल चुकी होगी लास्ट तक, तो बैठेगा बहुत, जो एनर्जी मिल चुकी होगी, अगर हम कुल एनर्जी निकालने लगे इसकी तो बैठेगी ये बैठेगी E बराबर E2 माइनस के E1, E2 माइनस के E2 मतलब E1 घटा देंगे, ये एनर्जी उसकी इलेक्ट्रॉन की, इतनी एनर्जी बच रही उसके पास E2 में, जहां पहुंच चुका है उस मतलब, और जहां तक गया था उस मतलब एनर्जी घटा देंगे, पता लग जाएगा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है, एनर्जी कितनी उसके अंदर।
इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन को नहीं दी थी हमने परमाणु को दी थी एनर्जी, ऊर्जा दी थी, बाहर से ऊर्जा दी थी। तो इलेक्ट्रॉन ने नीचे कक्षा को छोड़ दिया और ऊपरी कक्षा में चल दिया। समझ में आई बात? या ठीक, दिक्कत तो नहीं है तक। 10⁻⁸ सेकंड तक ठहरा, फिर नीचे धड़ाक जब आया तो देखो इसकी एनर्जी कितनी बची हुई, एनर्जी उसकी E बराबर E2 - E1। लेकिन एक बात बताओ, ऊर्जा का सूत्र तो इलेक्ट्रॉन तो इस विकिरण के रूप में जा रहा, और विकिरण तो एक प्रकार का फोटोन की तरह हो, और फोटोन तो एक प्रकार की विकिरण ही हो, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट हो, ये तो इस तरह काम कर रहा, तो उसकी ऊर्जा और इसकी ऊर्जा सेम नहीं होगी। और जो फोटोन की ऊर्जा हो उसका तो मैंने सूत्र भी लिखवा रखा था, फोटोन की ऊर्जा का E बराबर में hν लिखवा रखा, E बराबर, तो दोनों की तुलना नहीं कर देंगे, जब दोनों की तुलना कर देंगे तो सूत्र बैठेगा E बराबर में, बताओ क्या बैठेगा सूत्र, E बराबर में hν। तो बताओ कितना बैठेगा, E बराबर तो E का मान कितना है, E का मान कितना है, hν बराबर कितना बैठेगा, E2 - E1। न्यू का मान निकालो, यहाँ तो न्यू का मान निकाल लेंगे, E2 - E1 अपॉन h, ये निकल पाया। जरूरत पड़ेगी इसकी, जरूर पक्की बात है, याद रखना बात। E2 बराबर न्यू बराबर E2 - E1 अपॉन h, ये निकल पाया। यही बात चौथे पॉइंट में लिखनी भी तुम्हें, चौथे पॉइंट में यही बात लिखनी तुम्हें। जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन नीचे की कक्षा छोड़कर ऊपर की कक्षा में चले जाते हैं, 10⁻⁸ सेकंड ठहरते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऊपर जाता है तो एक विकिरण उत्सर्जित करता है, ठीक, उस विकिरण उत्सर्जित करता है। यदि मान ले कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, पहली कक्षा निचली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E1 है तथा ऊपर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 है, तो कुल ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के पास कुल ऊर्जा E बराबर में E2 - E1। नोट्स में भी ऐसे लिखा हुआ, डोंट वरी, समझ कि कोई किताब पढ़ोगे उसमें भी ऐसे लिखा हुआ, कहीं से पढ़ लो फिर तो समझ में आ बात है। उसके बाद hν बराबर बैठेगा, E बराबर hν सूत्र हो यहाँ तक। उसके बाद E बराबर hν, तो यहाँ तक न्यू का मान निकालेंगे, न्यू बराबर E2 - E1 अपॉन h। इसकी जरूरत पड़ेगी अगर तुम, इस सूत्र की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, न्यू बराबर E2 - E1 अपॉन h। पेपर में आया ना, नील बोहर का परमाणु मॉडल क्या है और उसकी परिकल्पनाएं क्या है, तो 4 पॉइंट लिखने हैं और कुछ नहीं लिखना है, 4 पॉइंट तक। पेपर में आया नील बोहर का परमाणु मॉडल क्या है और उसकी परिकल्पनाएं क्या है, तो 4 पॉइंट लिखने हैं। परिकल्पनाएं पूछी तो परिकल्पना यहाँ तक समाप्त हुई। आज समझ में, अगर पूछे नील बोहर का परमाणु मॉडल क्या है, और नील बोहर के परमाणु मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो जिस अस्थायी कक्षा में घूम रहा है, सारी कक्षा में नहीं घूमता, वो अस्थायी कक्षा में घूमता, उन अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या में अब निकलवा रहा हूँ, त्रिज्या कितनी है उसकी, अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र बता रहा हूँ। तो जितना पूछे इतने का उत्तर दो। अभी नील बोहर का मॉडल समाप्त नहीं हुआ, उसमें तो काट काट का सवाल पूछेगा। अगर पेपर में पूछे नील बोहर क्या है, नील बोहर का परमाणु मॉडल क्या है, नील बोहर के परमाणु मॉडल की परिकल्पनाएं प्रस्तुत कीजिए, तो नील बोहर के 4 पॉइंट लिखने तुम, नील बोहर का परमाणु मॉडल बता देना और 4 परिकल्पनाएं लिखकर आगे बढ़ जाना। 3 नंबर में पूछा तो लिख दोगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब उसके बाद पेपर में पूछा नील बोहर का परमाणु मॉडल क्या है, इसकी परिकल्पनाएं दीजिए, और इसकी घूमते हुए जब इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षा में घूमता है तो अस्थायी कक्षा की त्रिज्या का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो अस्थायी कक्षा की त्रिज्या का सूत्र मैंने अब तक ज्ञात नहीं करा, अब मैं ज्ञात करने जा रहा हूँ। यहाँ MVR लिख लेना है, यहाँ सब में लिख रखा था मैंने, MVR बराबर NH/2π। ये बात बताओ समझ में नहीं है। अब मैं समझाऊंगा तुम्हें, जो इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षाओं में घूम रहा है, सारी कक्षाओं में नहीं घूमता हो, अस्थायी कक्षाओं में घूम रहा, और जब अस्थायी कक्षाओं में घूम रहा है, उन अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या का सूत्र ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, वही पेपर में आया हुआ भी अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या वाला, ये पेपर में आया हुआ भी 5 नंबर में। पहले यहाँ तक नोट करो, ये नीचे का पोर्शन था, ये भी नोट कर लो भाई। अनाज में तो कुछ न कुछ भी ऐसा चाहे, ये पूरा मॉडल तैयार कर दे तुम्हारे लिए। अब हम क्या समझेंगे, बाबू 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 गया आज तो। चुप हो जाओ। इनके यहाँ तो शादी भी देखा शायद 2-3 दिन बाद, 10 तारीख की शादी, गजब गजबे कर दिए होगे। कुछ दिन बाद शादी, अब बाबा भी डिलीट हो गए। जनाब पेपर में कैसे सवाल पूछा जाएगा, खतरनाक सवाल यहाँ से स्टार्ट, डेरिवेशन स्टार्टअप। जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अस्थायी कक्षाओं में, सारी कक्षाओं में घूमता नहीं, निश्चित कक्षाओं में घूम, तो घूमता है जो इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षाओं में घूम रहा है, अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या का सूत्र ज्ञात करना। तो कॉपी में हेडिंग बनाओ, अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या का सूत्र ज्ञात करना, अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या का सूत्र ज्ञात करना। अस्थायी कक्षा
कि त्रिज्या का सूत्र ज्ञात करना। अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या का सूत्र ज्ञात करना। चले भाई, देखो तुमने एक सूत्र पढ़ा था गए, देखो कैसे ज्ञात करेंगे इसे। तुमने एक सूत्र पढ़ा था गए, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, पढ़ाओ थोड़े पहले पढ़ाओ। एक काम करो, यहाँ तो वी का मान निकाल लो, वी का, तो वी बराबर, वी का मतलब चाल, ठीक, वेक्टर का वी बराबर में एन एच अपॉन एच आयो या एनर 2 पाई एम आर, इसका मतलब 2 परमर, ठीक 2 परमर, ठीक। मुझे कह रही है क्या? नहीं नहीं, पहले बारी पास करो, उसके बाद बोल देना, ठीक। वी बराबर एन एच अपॉन कितना 2 पाई एम आर, याद रहेगी बात अभी नहीं। वी बराबर में बैठेगा एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, वी का मान निकाल लिया हमने। किसका मान निकाल रहा? वी का मतलब क्या है? किसकी? एक इलेक्ट्रॉन, इसमें हो रहा ही नहीं कुछ, कहीं घोरा थोड़ा ही घूम रहा, घोरे की चाल। चुप हो जाओ, ओ घोरे के बारे में कुछ नहीं कहती। समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा, वी का मान निकलेगा। एक बात बताओ, ये सीन नहीं आता, पता नहीं, जानते नहीं, लिखो भैया, वी नो दैट, क्या लिखोगे? वी नो दैट, नहीं दैट, मुझे पता कर, ट्यूशन क्यों नहीं आया था, पूरी जानकारी है मुझे, ठीक। फंस गया ना, फंस गया ना, ठीक, बस चलो जाओ। देखो एम वी स्क्वायर अपॉन कितना आर, 1 अपॉन, ये भी कल्चर चल रहा है, खंबे में मैथ को मार दे रहे हैं। क्या क्या हो रहा है दुनिया में? एक का घर में 2-2 जा रहे हैं। केस हो गया। नहीं मिलता, जाओ जो करना कर लो। भाई जी बब्बू जी दे देख लो। एम, अच्छा ये बताओ, ये वी नहीं है, वी का मान देखो ऊपर कितना, भाई जी बोल को, वी का मान एन एच अपॉन 2 बराबर 2 पाई आर, आगे पीछे लिख लो, क्या दिक्कत हो रही? स्क्वायर तो है अपना, सोना स्क्वायर। अच्छा आर ले, नहीं तो लड़ाई कर रही मेरे साथ ही है, बराबर लगाओ, बराबर 1 अपॉन कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखो बेटे क्या क्या कट रहा है, सोच लो क्या क्या कट रहा है आज मौका। एक आर बच जाएगा है, एम इसका स्क्वायर खोल लेंगे, एन का स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर, आधे ने सोचे पता नहीं क्या लिखा था, आर स्क्वायर एम का स्क्वायर, ये क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई, डाल लो खाट, ठीक है जेड स्क्वायर अपॉन कितना आर, इधर कटिंग को नीचे से क्या कट रहा है, जो कट गए मर गए, जो कट गए मर गए, बताओ बच क्या गया? एन स्क्वायर एच स्क्वायर परमर परम, ठीक लिख दिया, सुख जेड स्क्वायर। दिक्कत कुछ? त्रिज्या निकालनी, त्रिज्या है कोई त्रिज्या?
क्या कह रही? हाँ राम रतन ज्यादा मछली को रखी हुई है। सही है। इन्हें दिखाई दिया इतने बड़े सोन के बैठे हैं। ओए एप्सल नोट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, आर को से लेके इधर चले चल जाओ, बाकी सब इधर लेके जाओ, ये कीटाणु बाहर निकाल लो। एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सल नोट, नीचे क्या है पाई एम जेड स्क्वायर बराबर में आर। पता लगा किसी को? कितने ये लाइन कितने पकड़ पाए? वही नहीं कुछ। एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सल नोट योरा पाई यो आर था, आर इधर चला गया, ये पूरा पोर्शन नीचे चला गया। पाई एम जुगा तू जेड स्क्वायर, यो आर उधर सरका दिया, सरका दो इस तरह। ठीक है, इसमें समझने क्या बात है? अरे भाई ऐसे ऐसे कर दोगे, सरका दोगे इस तरह। इसे इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी, इतने पोर्शन को हम इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं। ऐसा दिखाई देगा आर बराबर एच स्क्वायर एप्सल नोट एन लिखूंगा भी, रुक जाओ पहले, पाई एम जेड ई स्क्वायर ब्रैकेट बंद और योर एम स्क्वायर। सारी चीज भाई, तो बस थोड़ा सा स्टाइल मारा, सारी चीज भाई है। एन स्क्वायर बस पूरा पोर्शन जो का तो लिखा हुआ सही है। अब एक बात बताओ, कितनी गहरी वाली बात, कितनी गहरी बात पूछूंगा मैं तुमसे। बताओ एच का मतलब प्लैंक नियतांक नहीं होता, और प्लैंक नियतांक का मान फिक्स हो 6.6 गुणा 10⁻⁴ जूल प्रति सेकंड फिक्स होगा। और फिक्स जो चीज फिक्स हो ना वह नियत हो, नियत खराब नहीं हो तो नियत होगा। ऐसे समझ लो, एप्सिलॉन नोट का मान ही फिक्स हो तो ये भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट नियत कांस्टेंट हो। पाई का मान भी सबको पता 22/7 हो। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी 9 पॉइंट वही हो 9.1 गुणा 10⁻⁻⁻³ किलोग्राम। और जेड का परमाणु क्रमांक भी तो फिक्स हो, फिक्स नियतन नहीं होता। हाइड्रोजन का एक ही होगा, दो थोड़ा ही बदल जाएगा, थोड़ा ही। जो चीज नहीं बदलती ना वो हो फिक्स कांस्टेंट नियत। इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी फिक्स हो, इसका मतलब सारा कांस्टेंट है। इसका मतलब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं आर और समानुपाती और एन का स्क्वायर और कांस्टेंट को हटाएंगे हो जाएगा। समझे नहीं तुम? अरे भाई कांस्टेंट को हटाएंगे हो नहीं जाएगा, ये कांस्टेंट नहीं है। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? इसका मतलब अगर यहां इसमें एन लिख दिया, पहली एन लिख दिया, एन का मान यहां एक रखेंगे तो यहां भी एक रखेंगे, एन का मान यहां 2 रखेंगे तो यहां भी 2 रखेंगे, 3 रखेंगे 3 रखेंगे, 4 रखेंगे 4 रखेंगे, 4 रखेंगे तो पहली चौथी कक्षा त्रिज्या निकलेगी, 3 रखोगे तो दूसरी कक्षा त्रिज्या, तीसरी कक्षा त्रिज्या निकलेगी। और यहाँ पहले एक रखोगे तो पहली कक्षा त्रिज्या निकलेगी। पेपर में नहीं सवाल आता कौन सी कक्षा त्रिज्या निकालनी, पेपर में सवाल पता क्या आया हुआ, सिद्ध कीजिए कि अस्थायी कक्षाओं घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, निश्चित कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। सेम लाइन पेपर में रखी, अब बच्चा कंफ्यूज। तो इस लाइन हम क्या सीखे, इस तो सीखे, सारा करना पड़ेगा सारा टोटल, क्योंकि इसे भी तुम बता नहीं सकते, ये भी तो बताना पड़ेगा कहाँ से आया। तुम चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हो, तुम्हारे पास टाइम की कमी तो इतना ही छोड़ दोगे, इसलिए इतनी बात सीधी हो जाएगी, टाइम की कमी। तो अगर पेपर में पूछा बोर का परमाणु मॉडल क्या है तो बोर का परमाणु मॉडल बता दिया, इसकी परिकल्पनाएं क्या है, अस्थायी कक्षा की त्रिज्या का सूत्र ज्ञात करो, तो 5 नंबर पूछेगा इतना, फिर यहाँ तक करना पड़ेगा। समझ में आई बात? या और कभी कभी अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या नहीं पूछता तो नहीं पूछो अस्थायी कक्षाओं की चाल बता भी कितनी, अस्थायी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी चाल बताओ कितनी। अगला सूत्र वही है। अस्थायी कक्षाओं में अभी तुमने त्रिज्या निकाल लिया, अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या निकाली, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकाल लिया, जो जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना उस पथ की त्रिज्या है, उस रास्ते की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। समझ आई बात? यो अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। सेम पेपर में सवाल आया हुआ और इस सवाल में तुम्हें लिखवा रहा हूं, इस सवाल का उत्तर भी तुम्हें खुद कर लिखवाना। मैंने नोट्स में लिखवा रखा है, पर्सन लिखो, पर्सन लिखो, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, लिख लियो भी, तो पर्सन तो लिख लो पहले, सिद्ध कीजिए। नील बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार नील बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार नील बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या, नील बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या
मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। त्रिज्या छोटी के वर्ग के समानुपाती होती है। अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। लिख लिया? अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। लिख लेना? यहाँ तक उत्तर करना पड़ेगा। अब यहाँ तक नोट कर लो सारा, इसका उत्तर यही चलेगा। यहाँ से नोट करो, यहाँ तो नोट करो सारा। अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या का सूत्र याद कर लो। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं नील बोहर। सुन लो कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो घूम रहा, कितनी तेज घूम रहा। तेज का मतलब चाल। अभी तो तुमने अस्थायी कक्षा की त्रिज्या निकाल ली, और जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना अस्थायी कक्षाओं में, उसकी चाल निकाल लेंगे। देखो कितनी तेज घूम रहा है। घूम बिना नहीं है, मजाक कर रहा। समझ में आया बात? है चलो, कोई दिक्कत? आ जाओ। चलो हेडिंग बना लो इसकी जगह, अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की चाल। मैं कमली बन चलिया, मैं जोगन बन चलिया, याद क्यों आवे तेरी गलियां। मैं कमली बन चलिया, मैं जोगन बन चलिया, याद क्यों आवे तेरी गलियां। चलें चलें। अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की एंटीबॉडी चाल है। चाल चल को तुम भी बहुत। एक सूत्र पढ़ा दो ना, वी नो दैट। ये सूत्र नहीं है, नीचे इसका सूत्र। एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। पढ़ा दो, वी का मान निकाल लो, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर थीटा। ये तो नहीं आया था अजी, उसी दे देख लो। सही है? ओके। उसके बाद ये बताओ, तुमने किसका मान निकाल रहा है? ठीक, और वी का तो मान निकालना हो। थोड़ी देर पहले तुमने आर का मान निकालना था। आर का, आर बराबर वो लंबा सा मान निकालना था सबसे लास्ट पहले, जो कांस्टेंट में था, जो कांस्टेंट भी था उसमें क्या था? एप्सिलॉन एच स्क्वायर। और बताओ क्या था? क्या? पाई जेड स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर। थैंक यू मैम। ये था ना, और इंटू ब्रैकेट बनता और यहाँ था इनका स्क्वायर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये पढ़ा ना थोड़ी पहले। जो आर का मान ठहर यहाँ पुट कर दो इसमें भाई। यार आर का मान ठहर यहाँ पुट करना। कैलकुलेशन देखो कितनी कितनी हार्ड होने वाली है। वी बराबर एन अपॉन कितना? 2 पाई एम। बस बस बस, आर का मान रख दो यहाँ। और आर का मान इतना बड़ा, बस। एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। एच नहीं आया वो? कभी कभी सब इंसान भावनाओं में बह जा। एक बार मैं बहा था, खुद ही को तो नहीं आया था। फिर बाद में जाकर पता चला नहीं वो सब गलत था। ठीक, फिर भाई तक भाई घट जा, क्यों ना मन से बात है, गलत बात है। और देखो कुछ कट रहा है, देखो क्या कट रहा है। जल्दी जल्दी बता, जल्दी बता। एन कट रहा है। सही लग रहा है बिल्कुल, लेंथ एन कट रहा। और देखो कुछ कट, एच नहीं कटने का यार।
कट जाएगा, एक एच कट जाएगा। अब देखो क्या क्या बचेगा। ये ऊपर भागेंगे सारे, भगा दो, जेड ऊपर भगा दो, जेड ऊपर भाग जाएगा। ऐसा देखा जाएगा, देखो वी बराबर जेड, इसको ऊपर भगा दो, जो कट गए मर गए, उन्हें देखना नहीं मुझे। क्या बैठेगा ई कहाँ, एप्सिलॉन नॉट खाली ई क्यों कर रहे तुम, मुझे कंफ्यूज कर रहे तुम। अच्छा 2 भी क्या, ले 2 एप्सिलॉन नॉट, एच भी क्या, चलो बाबू ले इनटू 1/10 नहीं आया। ओके बाबू, बाबू तुम 555 गुट्टी लाऊं 555 साबुन की टिक्की खाने लगा जेड स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच इनटू 1/n। पूरा मजा हो तो मैं अपने बहन भाई उठा के पी जाऊँ, तो बड़ा होगा था मैं, बड़ा तो मैं होगा था, मैं अपने बहन भाई उठा के सारी पी जाऊँ। तो बस अब बच्चे को ना अगर कुछ चुप करना हो, मुंह में डाल रहा हूँ, चाटो जाके बेचारा खुश हो जाए। तेरे घर वालों ने सबसे पहले ये चुप डाल हुआ तू। अच्छा किसी को है याद कि उन्होंने गुट्टी पी बचपन में, याद है उसे, याद है तुम्हें नहीं याद है यार? मुझे तेरे पर डाउट हो रहा है, पूछो क्यों, पोलियो पी नहीं जब तुम लंगड़ा चल रहे हो। जेड कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, जेड में परमाणु क्रमांक फिक्स हो, बदलेगा थोड़ा ही। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश हो वो भी फिक्स हो, 2 भी फिक्स हो, एप्सिलॉन नॉट भी और एच भी फिक्स हो, और जो चीज फिक्स हो वो नियत हो, कांस्टेंट हो, धड़ाक ऐसा कर 1/, कितना n, ऐसा कर कांस्टेंट को फिट कर सकते हैं। यानी अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की चाल मुख्य क्वांटम संख्या के व्युत्क्रमण पद होती है। यस, ये सेम सवाल पूछा जा सकता है पेपर में। अब सवाल लिखवा रहा हूं मैं, पता क्या, सुन लो, लास्ट में जाकर लाइन लिखनी भी तुम्हें, जिस तरह नोट्स में लिखना है इस तरह लिखना। पेपर में सवाल कैसा आ सकता, पता कैसे पेपर में सवाल आएगा, सिद्ध कीजिए अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की चाल मुख्य क्वांटम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्वेश्चन सिद्ध कीजिए नील बोहर के परमाणु मॉडल में, सिद्ध कीजिए नील बोहर के परमाणु मॉडल में अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की चाल मुख्य क्वांटम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इलेक्ट्रॉन की चाल मुख्य क्वांटम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गजब, मुख्य क्वांटम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की चाल मुख्य क्वांटम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। पढ़ नहीं रहे तुम, मजा ले रहे तुम तो, रखे क्या जिंदगी में, क्यों भाई? हाँ पता नहीं क्या कर रही, पागल हो गई।
तो तू चाल भी निकलेगी, त्रिज्या भी निकलेगी। अब निकालेंगे ऊर्जा, ये उतारें तुम, नोट कर लो, चलो उतार लो। चलो अस्थायी कक्षाओं चालू होगी। अब निकालेंगे ऊर्जा, किसका खेल है बजा, हेडिंग बनाओ अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की पूजा नहीं ऊर्जा, पूजा का नाम लेकर यार, एक लाइन लिखो इसमें, लिखो किसी भी अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, किसी भी अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ई ना सिर्फ परीक्षण मेरा यो क्या है, यो किसी भी अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ई लिखो। अभी क्या लिखा, तो किसी भी अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, किसी भी अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ई, कैपिटल ई लिख देना। गतिज ऊर्जा कोमा लगा, कोमा लिखना, कोमा लिख लेना यार। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, अब गतिज ऊर्जा लिखना फिर तो सही है। गतिज ऊर्जा को लिखते हैं ई के, ई के मत लिखना बस, बिल्कुल भी लिख देना ई के। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा लिख लो पहले, फिर समझा रहा हूं। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रीले स्थितिज ऊर्जा की योग के बराबर होती है। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा, गति नहीं कर रहा हो, और तो घूमते इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी उसे हम ई के से प्रदर्शित करेंगे, और ई के का जो मान होगा ना, अच्छा इसका मतलब समझो, पहले मैंने क्या बताया, अगर जो घूम रहा है ना इलेक्ट्रॉन, उसकी जो ऊर्जा होगी, घूमते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, वो ई के और यू के दोनों जोड़े बराबर होगी। ई के और यू के दोनों जोड़े बराबर होगी। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ई के का मतलब गतिज ऊर्जा और यू का मतलब है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब हम ई के का मान निकालेंगे, यू का मान निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, जब जाकर ऊर्जा निकलेगी इसकी पूरी। बुझारी बात याद करेंगे। अब हम ई के का मान, ई के का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, और जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ना, ई के बराबर 1/2 mv² हो। गतिज ऊर्जा का सूत्र हो, पढ़ा सूत्र हो, 1/2 mv², और जो mv² तो mv² का मान कितना, पहली समीकरण पहुंचे, पहली समीकरण mv² का मान देखो, पहली समीकरण थी हमारी, सबसे शुरू में जब निकलवाया था मैं, पहली परिकल्पना लिखवाई थी, वहां सूत्र निकलवाया था mv²/r बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r² था, पक्की बात है, छट जाए अंत एक आ रहा है, वो तो mv² नहीं बन गया। mv² का मान बताओ कितना बच गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z² कितना r, तो रख दो यहाँ ई के बराबर 1/2 ब्रैकेट, ये पोर्शन ना कोट है पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z² पूरे के बटे में कितना r, 2 के यहाँ ले जाओ, 2 आ जाएगा। ई के बराबर ऐसे दिखाई देगा, ई के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू z²/2r। मान लो तो कुछ समीकरण के मान क्या दिक्कत होगी, ठीक, दिक्कत हो यहाँ तक। अभी मैंने गतिज ऊर्जा निकाल लिया, पता लगा ना कैसे निकली है, पूछे कहाँ से, ये पोर्शन कहाँ से भर दिया उठाकर, समीकरण 1 से, समीकरण उपरोक्त से, ऊपर था बोर्ड के मॉडल में, उपरोक्त से, उपरोक्त ऊपर था निकाय मॉडल, नील बोर्ड के मॉडल में भर दिया तो उठाकर। अब निकाल लेंगे स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब 2 आवेश हो ना, Q1 और Q2 2 आवेश हो, इस पर जो आवेश है, एक प्लस का आवेश है और एक माइनस का आवेश है, और दोनों की ऊर्जा निकालनी है, तो U बराबर सूत्र हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्थितिज ऊर्जा का इंटू Q1 इंटू माइनस के Q2, क्योंकि दूसरा माइनस हुआ ना, ऐसे बट्टे में कितना बैठेगा R, ये सूत्र हो, दोनों के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, ये हो सूत्र, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, 2 आवेशों के बीच में।
अब यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन पावेश नाभिक नाभिक पावेश नाभिक पावेश प्लस की जेड ई इलेक्ट्रॉन में माइनस की तो बैठेगा यू का मान यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ बैठेगा जेड ई गुणा माइनस के ई पूरे के बटे में बैठेगा आर बैठेगा नहीं। समीकरण कितने मान लेंगे दो दोनों के मान उठा के रख देंगे ई के का भी यू का भी और ई के का यू का दोनों का मान उठा के रखेंगे बैठेगा ई बराबर ई के का मान होता है ई के का मान कितना ई के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर पूरे के बटे में कितना 2r ये प्लस माइनस माइनस बाहर निकल जाएगा ठीक है। हम यहाँ लगाते तो यहाँ प्लस लेकिन हम क्या लगाऊंगा माइनस क्योंकि वाला माइनस यू का मान रखना हो यू का मान होता है कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई इंटू ई माइनस के लिखने के क्योंकि वाला माइनस मैंने बाहर निकाल लिया जो तो माइनस आया यहाँ नहीं तो प्लस आता है यहाँ से बटे में कितना r। अब देखो ये कमरा और ये भी क्या है ऐसी क्या चीज़ है जो दोनों के भीतर है नहीं पता वगैरह में क्या पता तुझे पता होगा पक्की बात सच्ची अच्छा बंदे हैं हम उसके हम पे किसका जोर चले बाहर निकालो उसमें क्या क्या बाहर निकल रहा सेम पोर्शन है तो सब बाहर ले लो ई बराबर बैठेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर जेड ई स्क्वायर दोनों में आर भी दोनों में 1/2 बच जाएगा यहाँ एक बच जाएगा दो बच जाएगा माइनस सेम चीज़ बाहर लिया कि नहीं बच जाएगा सही है सेम चीज़ तो बाहर ले ली तो एक बच जाएगा और दो एकम और दो में तो एक घटाएंगे माइनस के एक बटा तो बच जाएगा यदि सेम पोर्शन ऐसे दिखाई देगा ई बराबर माइनस हो जाएगा बस आगे क्योंकि इसमें तो घटाएंगे माइनस के एक बटा दो वो माइनस बाहर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 2r समीकरण 3 किसका मान निकाला हमने किसका ही का नहीं ई का फिर ई का यहाँ किसका मान निकालेंगे हम आर का और आर का मान पीछे चेक करो जो पूरा कोस्टेंट वाला मान बता रखा है वो बताओ कितना आर का मान बेटे ऊर्जा का मान अभी निकला नहीं 9 बताओ आर का मान कितना निकल रखा है एच स्क्वायर उसके बाद पाई एम जेड स्क्वायर इंटू मैन स्क्वायर ये तो ये आर का मान उठा के यहाँ रखो सारा वन माइनस लगा लो पहले -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या लिखा हुआ जेड स्क्वायर जेड ई स्क्वायर पूरे के बटे में तो क्या है 2 ब्रैकेट यहाँ किसका मान लिखना आर का मान बताओ कितना हो क्या चल रहा है एप्सिलॉन नॉट पूरे के बटे में एम जेड ई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू एन स्क्वायर यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है क्या अरे भाई को दिक्कत है क्या यहाँ तक थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेट कैसे करेंगे इस तरफ जो नीचे का पोर्शन है ऊपर भाग जाएगा देखो ई बराबर ऐसे दिखाई देगा माइनस के 1/4 पाई अच्छा 4 दूनी कितना हो 4 दूनी 8 बैठेगा यहाँ तक 8 इंटू क्या बैठेगा पाई अच्छा पाई तो पाई कट जाएगा इस तरह कट नहीं जाता कट जाए नहीं कट जाएगा इस तरह और कुछ तो नहीं कट रहा 8 4 दूनी 8 हो चुका एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट गुणा करेंगे एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और क्या बच रहा है यहाँ नीचे बोलो उसके बाद इसका काम हो चुका इनटू नीचे क्या एन स्क्वायर नहीं बच रहा नीचे एन स्क्वायर तो बच रहा है ये ऊपर भाग गया पूरा पोर्शन क्या क्या बैठेगा बताओ जेड जेड स्क्वायर वहाँ पहले थी जेड ई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर जो गुणा हो रही गुणा करो उसकी घबराओ नहीं बिल्कुल भी इस ऐसे लिख देंगे ई बराबर जेड 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 स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर ई की पावर कितना बैठेगा 4
कितना बैठेगा m, डरना नहीं, मैं है नहीं घबराओ ना तुम। जो क्या है 8v, जो क्या है एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, नहीं इसे ब्रैकेट में ले लो, कांस्टेंट है सारा, अपॉन में कितना n स्क्वायर। यहाँ तो बताइए कोई दिक्कत है क्या भाई? यहाँ तो बताओ कोई दिक्कत है क्या? एक बार चेक कर लो ऊपर, तो कोई गलती तो नहीं कैलकुलेशन में, सोच लो होगी, कहाँ गलती होगी? ऐसा ना करो यार, झटका लग जाएगा मुझे। जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 सही है, सोच लो, देख लो एक बार, चेक कर लो। ए क्या कर रही है? उसे देख माउट स्पीड केस कहीं की। चलो नोट कर लो, नोट नहीं करना पहले कहा, कोई ऊर्जा नहीं निकली अभी यार। चले बाबू, चलो देख लो। अच्छा बताओ 5 है, 5 बेटे सारे लिखा हुआ, 3 तो गुणा कर दी, 3 पंजे 3 सत्ते, उनका फर्क नहीं पड़ा, फर्क तो पड़ा है, 3 ना 15 बटे 21 होगा। बनाया भी कुछ भी 3 बजे 15, 3 सत्ते 21, ऐसा समझ लो, फर्क पड़ा नहीं, इतना सारा पेज नहीं भर गया, फर्क नहीं पड़ा। तो मैथमेटिक्स में खूबसूरती हो, मैथमेटिक्स में खूबसूरती हो, सेम चीज तो गुणा कर दो, सेम चीज से नीचे गुणा कर दो, जो टर्म है ना वो एज इट इज रहेगा, जैसे आता है ऐसे रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है तक। अगर हम सेम चीज तो गुणा कर दी, सेम चीज तो एच सी तो गुणा कर दी और एच से नीचे गुणा कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ने का इसको, कट जाएगा ये एच सी, एच हो, एच का मतलब प्लांक नियतांक और सी का मतलब प्रकाश की चाल। आदि महामूलक ऐसे एन समझेंगे, इसलिए एच बना दिया हमने। अब देखो क्या होगा, जेड स्क्वायर इसे एच सी के साथ अलग निकाल लो, जेड स्क्वायर इसे एच सी के साथ अलग निकाल लो, देखो क्या क्या बैठेगा, इकट्ठा करके लिखो सर, ई बराबर माइनस के ई की पावर 4 एम इंटू बैठेगा जेड स्क्वायर एच सी पूरे के बटे में, यहाँ कितना बैठेगा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एच सी इंटू, अच्छा एच के एच में गुणा कर देंगे, एच के एच में गुणा कर देंगे, एच की पावर 3 हो जाएगा, क्या बैठेगा सी अपॉन में कितना बैठेगा एन स्क्वायर। देख लो क्या हुआ, 8 जुगा तू एप्सिलॉन नॉट सेम जुगा तू, एच की एच में गुणा कर दिया, एच की क्यूब होगा, सी जुगा तू है पूरा का पूरा, एन स्क्वायर हो रहा, जेड स्क्वायर हो रहा, जेड स्क्वायर एच सी हो रहा, एच सी हो रहा, ये इतना पोर्शन दिख रहा तुम्हें, ये पूरा पूरा कांस्टेंट है। यस, ई का मान सबको पता फिक्स हो, भले सारे याद नहीं है, इतना तो पता फिक्स हो। एम का मान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसे नहीं पता, जिसे नहीं पता वही बेवकूफ, ऐसे समझो। 8 तो 8 हो, फिक्स हो, एप्सिलॉन नॉट का मान, एच का मान, सी का मान, प्रकाश की चाल सब फिक्स हो, और फिक्स ही तो कांस्टेंट हो, फिक्स ही तो क्या हो। इस पूरी वैल्यू को हम ना आर से डिनोट कर देंगे, आर से, तो बैठेगा ई बराबर माइनस के आर, क्या बैठेगा जेड स्क्वायर एच सी पूरे के अपॉन में एन स्क्वायर। अब जो आर है ना, जहां जहां आर बराबर, आर का मान पूरा लिखो पहले कितना है, माइनस के ई की घात 4 एम पूरे के बटे में, ये क्या है 8, ये क्या है एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये क्या है एच का स्क्वायर, ये क्या बैठेगा सी, एच की क्यूब बैठेगा,
या ची क्यूब देखो, तो ये इसका पूरा जो पूरा मान है ना, ई का मान पता कितना हो, 1.6 गुना 10 घात माइनस 19 कूलम। घर जाकर रख कर देखिए यहाँ, उसकी घात 4 खोलियो। एम का मान है 9.1 गुना 10 घात माइनस 19, 31 किलोग्राम। एप्सिलॉन नोट का मान रखो, उसका स्क्वायर करो। एच का मान 6.6 गुना 10 घात माइनस 34 जूल प्रति सेकंड। सी का मान 3 गुना 10 घात 8। सारा हल करोगे वो आगा जो मैं लिखने जा रहा हूँ, और वही याद करना, और ये ड्रामा करना भी नहीं। ऐसे बचो, आर का मान कई न्यूमेरिकल में यूज होगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल में यूज होगा। आर का मान मैं लिखने जा रहा हूँ, इस आर का नाम हो रीडबर्ग का नियतांक, जिसकी खोज रीडबर्ग, रीड की हड्डी तोड़ दूंगा, याद ना हुआ। रीडबर्ग का नियतांक, इसका मान लिख रहा हूं आर बराबर 1.097 गुना 10 की घात। सारा हल करके आगा याद कर लेना, 097 गुना 10 की घात माइनस के 7, 10 की घात 7 मीटर इनवर्स, यो आगा इसका आर का मान। आर बराबर 1.097 गुना 10 की घात 7 मीटर इनवर्स, यो आगा आर का मान, रीडबर्ग का नियतांक। और ये ऊर्जा आई हमारी निकल गई, ये हमारी ऊर्जा आई है। जो इलेक्ट्रॉन था ना, जो घूम रहा था वृत्ताकार कक्षाओं में, स्थित निश्चित कक्षाओं में घूम रहा था, उसकी ऊर्जा होगी ई बराबर में आर जेड स्क्वायर एच सी अपॉन में एन स्क्वायर, आर जेड स्क्वायर एच सी अपॉन में एन स्क्वायर। बात समझ में आई है? इसके सापेक्ष में तुम चाहे तो एन भी लिख सकते हो। पहली कक्षा में ऊर्जा निकालनी हो तो यहाँ 1 रख देंगे एन की जगह, दूसरी कक्षा में ऊर्जा निकालनी हो तो एन की जगह 2 रख देंगे, तीसरी कक्षा में ऊर्जा निकालनी है तो एन की जगह 3 रख देंगे। जोन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालनी, उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाल सकते हो। और यहाँ तक तुम्हें नोट करना आप सारा, वहां तो चलो, वहां से हेडिंग बनाओ। कितने 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 सूत्र निकल पा देना। चौथी हेडिंग है, चौथी हेडिंग है। हेडिंग बनाओ अवशोषित, अवशोषित तथा उत्सर्जित, अवशोषित तथा उत्सर्जित विकिरण की सॉरी तरंग दैर्ध्य, अवशोषित तथा उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य। चले भाई साहब, रीनो दैट, देखो हम क्या जानते हैं, ध्यान से देखो। E2 माइनस E1 बराबर E, पढ़ा पढ़ा सूत्र पढ़ा होगा। E बराबर सूत्र, E बराबर सूत्र एच न्यू हो, पढ़ा। E बराबर एक सूत्र हो एच सी अपॉन लैम्डा, पिछले चैप्टर पढ़ा कर दो। व्हाट्सएप पे से तो लिखो। अच्छा बाबू सुनो, गलत लग जाना तो पता क्या लिखेंगे, NHI फिर आई नहीं। सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाला व्हाट्सएप पर भाई, उससे भी ज्यादा चलने वाला। ओके चले सदा, और सबसे चलने वाला अच्छा इस पर जाओ। तो सुन लो, थोड़े पहले हमने ऊर्जा का सूत्र पढ़ा। ऊर्जा का E n बराबर माइनस के जेड स्क्वायर आर एच सी अपॉन एन का स्क्वायर, ये पढ़ा क्या? पढ़ा। अगर बाबू हम यहाँ 1 रख दो तो यहाँ भी एन बना जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, नहीं बदल देंगे। तो यहाँ बैठेंगे E1 बराबर माइनस के जेड स्क्वायर आर एच सी अपॉन N1 का स्क्वायर, पहली कक्षा के अंदर जो मुख्य क्वांटम संख्या उसका स्क्वायर। और यहाँ E2 रख दिया,
जेड स्क्वायर आर एच सी अपॉन एन टू का, बहुत देर बाद बोल रहे यार। हाँ तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो उसके पास चलो, समीकरण 1 के, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारी, E2 माइनस E1 बराबर E2 का मान बताओ, E2 का मान रख दो, पुट कर दो, माइनस के जेड स्क्वायर आर एच सी और पूरे के बटे में N2 का स्क्वायर माइनस E1 का मान। E2 पता कौन सी ऊर्जा है, ऊपर की जो कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन कूद का भागा उस कक्षा की ऊर्जा है, ऐसा समझ में, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन कूद का भागा ऊपर, और इसका E1 का मतलब जिस कक्षा में आया था नीचे चलने वाली कक्षा थी जो, उसकी ऊर्जा है, माइनस इसका बताओ E1 का मान कितना बैठा है, E1 का मान माइनस जेड स्क्वायर आर एच सी अपॉन N1 का स्क्वायर बराबर ई का मान एच सी अपॉन लैम्डा, यही तो, माइनस माइनस तो क्यों नहीं, दोनों का प्लस बनाने की लाइन बच जाएगी यार, भाव नहीं समझो प्लीज। माइनस की जेड स्क्वायर आर एच सी है, कॉमन ले लो, जेड स्क्वायर आर एच सी कॉमन ले लो, जेड स्क्वायर आर एच सी कॉमन लो, चलो जेड स्क्वायर आर एच सी ब्रैकेट बैठेगा माइनस के 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, प्लस 1 अपॉन N1 का स्क्वायर बराबर अपॉन लैम्डा। दिक्कत है कुछ यहाँ तक? अब एक काम और कर दो, एच सी तो क्या कट जाएगा, एक नहीं जाएगा यहाँ से, 1 अपॉन लैम्डा बराबर बैठेगा यहाँ से कितना बैठेगा, जेड स्क्वायर आर ब्रैकेट ये वाला पहले लिख दो, 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। क्या निकालनी थी, तरंग दैर्ध्य, और सुना तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करा, वही निकलेगी तरंग दैर्ध्य। इसका बहुत यूज होने वाला कल वाली क्लास के अंदर, जो कल वाली क्लास होगी ना, इस सूत्र का सबसे ज़्यादा यूज़ करूँगा, समझ गया, इस सूत्र का मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करूँगा। उसमें N1 का क्या मतलब है गुरुजी, N1 का मतलब है इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, उसकी संख्या है। मैंने N2 का क्या मतलब, जी इलेक्ट्रॉन गुरुजी कहाँ गया उसकी संख्या है, 5वीं कक्षा में गया, 8वीं कक्षा में गया, 10वीं कक्षा में गया, 12वीं कक्षा में गया, समझ में आई बात है। जेड का मतलब कि अगर आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हो तो पहले नंबर पर उसका परमाणु क्रमांक 1 होगा, अगर आप लिथियम की बात कर रहे तो उसका 3 होगा, अब जी भाई जी आप हाइड्रोजन की बात करोगे तो जेड का मान 1 रख देंगे। इन बच्चों आर का मान क्या हो जी, आर का नाम रेडियो वर्ग नियतांक को आपने उसका मान लिखवाया था, वो याद रखना 1.097 गुणा 10⁻7 मीटर इनवर्स, वो बात याद रखनी है, आर का मान फिक्स कर देंगे। तो कल को और तरंग दैर्ध्य निकालनी हो ना कि इलेक्ट्रॉन जब नीचे की कक्षा हो तो ऊपर की कक्षा में जाओ ना तो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी कितनी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा तक 8वीं कक्षा में गया तो पहले जिस जहाँ तक गया यहाँ 1 रख देंगे, 8वीं में गया यहाँ 8 रख देंगे, ऐसे समझ हल कर लेंगे। और हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा है, जब हाइड्रोजन की बात करेगा तो यहाँ 1 रख देंगे। उन्होंने कहता वो कर रहा है उसकी नाइट्रोजन की बात, तो नाइट्रोजन में जेड का मान हो 7 तो यहाँ 7 रख देंगे, आर का मान तो फिक्स हो। ऐसा करके तुम निकाल लोगे इलेक्ट्रॉन जो गया वो विकिरण छोड़ता नहीं बन गया, और जो विकिरण छोड़ता गया उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए सूत्र है। किताब में जाओ देखो जाकर सवाल कैसे आ रखे, मॉडल खोल लो, सवाल देखो, सब प्रैक्टिस करो, शॉर्ट क्वेश्चन देखो, लॉन्ग क्वेश्चन देखो, किताब से जाकर पढ़ो, आगे बढ़ो, अपना लेवल बढ़ाना होगा। समझ में आया बात यार, क्योंकि पढ़ाई एक ही बार हो, बार बार फिर पढ़ाई नहीं होती। समझ में आया बात यार, पहले 5 बार कंप्लीट करके बैठ जाओ, फिर किताब खोल कर देखो कैसे न्यूमेरिकल है, कैसे सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे, फिर देखो मॉडल खोल लो, मॉडल कैसा, मॉडल में क्या दे रखा है, यहाँ तक नोट कर दो।